नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का और वीएलईज का इस लाइव सेशन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी टीम पिछले कुछ समय से पीएमजी दिशा की एक ट्रेनिंग ऑनलाइन वर्कशॉप के रूप में करवा रही है, जहाँ पे अभी तक हमने विभिन्न राज्यों में बात करी है। हम वीएलई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान से। अगर इन राज्यों की वेली हमें देख और सुन पा रहे हैं और आपके कुछ सवाल हैं, तो आपके स्टेट के अधिकारी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं। हम आपके सवालों के जवाब उनसे बात करेंगे। आप अपने सवाल हमारे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम सेशन के अंत में आपके सभी सवालों का जवाब आपके अधिकारियों से पूछ के आपके जवाबों को देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, गुजरात और राजस्थान के पीएमजी दिशा अधिकारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। रोहित पटेल इस वक्त गुजरात से मेरे साथ लाइव हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। जी। असगर जी इस वक्त राजस्थान से मेरे साथ लाइव है। असगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलीज आपको धन्यवाद देते हैं। जी। रोहित से बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले असगर से बात करते हैं। असगर जी, आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने वीएलईज और दर्शकों को बता दें कि पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से हमारे वीएलईज इसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या उनको बेनिफिट्स है, कैंडिडेट यानी लाभार्थियों का चयन कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए पीएमजी दिशा में काम करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। पीएमजी दिशा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार का एक योजना है, जिसमें उन्होंने उद्देश्य किया है कि 6 करोड़ भारतीय नागरिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से डिजिटल रूप से साक्षर किया जाए। हर परिवार से एक सदस्य का चयन किया जाएगा और इन सदस्यों को डिजिटली हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हमारे वीएलईज देश भर के अपने ग्राम पंचायत से लाभार्थियों का चयन करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि जो वीएलई है, ट्रेनिंग सेंटर कैसे बना सकते हैं और पीएमजी दिशा से कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक सीएससी आईडी है और आप 3 महीनों से हमारे डीएसपी पोर्टल यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्यरत हैं, सीएससी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप पीएमजी दिशा में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 200 स्क्वायर फुट का एरिया आपके पास होना चाहिए, जहां पे कंप्यूटर रखने और बच्चों की पढ़ाई करने की जगह हो। इसके अलावा आपके पास इसका कम से कम 2 कंप्यूटर्स, वेबकैम और इंटरनेट की सुविधा के साथ उपलब्ध होने चाहिए हर समय। आप, जैसे मैंने आपको बताया, 50 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा आप एक्टिव होने चाहिए डीएसपी पोर्टल पे। अगर इन सभी श्रेणियों में आप पार हो जाते हो, इन सभी ऑप्शंस आपको टिक हो जाते हैं, तो आप पीएमजी दिशा में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे विजिट करना पड़ेगा और एजुकेशन टैब में पीएमजी दिशा का कैटेगरी है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको www.pmgdisha.in वेबसाइट पे लिया जाएगा। यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी पहले से भरी होती है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम, सीएससी आईडी, राज्य, ये सब पहले से दिया जाएगा। आप किस ग्राम पंचायत से हैं और आपका फोन नंबर और कुछ अधिक जानकारी आपको खुद दोबारा भरनी होगी। ध्यान रखें कि आप जो भी जानकारी यहाँ पे जमा कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो और उसमें कोई भी गलती ना हो। जैसे ही आप अपने आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करते हैं, आपका एक यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होता है। उसको लॉगिन करने के बाद हमारा पोर्टल आपसे 2-3 चीजें मांगता है। 3 दस्तावेजों की यहाँ पे हम मांग करते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट। इसमें आप उन लाभार्थियों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप पढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे और जिनकी परीक्षा लेंगे। इनकी सूची बना के आप ग्राम प्रधान से या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य से हस्ताक्षर कर सकते हैं, उनका मोहर लगा के अपलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट हम मांगते हैं एफिडेविट। एफिडेविट पे इस बात की पुष्टि करते हैं, आप इस बात की पुष्टि करके हस्ताक्षर करते हो कि आप पीएमजी दिशा की सभी गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे और अगर इस ये गाइडलाइन फॉलो ना करते हुए आप पकड़े गए तो आपके सेंटर को निरस्त या खारिज कर दिया जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा हम आपसे एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, सिर्फ इस बात की जांच करने के लिए जो ग्राम पंचायत आपने रजिस्टर कर रहे हो, आप उस ग्राम पंचायत से हैं या नहीं। जब आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर पे विजिट करने आएगी। हमारी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो आपके सेंटर पे विजिट करने आएंगे, वो इस बात की जांच करेंगे कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं, इंटरनेट सुविधा, वेबकैम सुविधा या रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है या नहीं, आप उस ग्राम पंचायत के हो या नहीं। इन चीजों की जांच के अलावा
अगर आपका सेंटर सफलतापूर्वक पास हो जाता है तो आप पीएमजी दिशा में काम करने के लिए लागू हो जाते हैं। आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड एक्टिव हो जाता है। अब आप स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 14 साल से 60 वर्ष की आयु के ही नागरिकों का चयन करना है। आपको प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी का चयन करना है। ऐसा नहीं कि एक परिवार के आप सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। एक परिवार से किसी भी 14 से 60 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, किसी भी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, लिखना और पढ़ना जानता हो, लेकिन डिजिटल रूप से निरक्षर हो, उसे कंप्यूटर में व्हाट्सएप, फेसबुक के अलावा और कुछ काम करना ना आता हो, उसे कैशलेस ट्रांजैक्शंस वगैरह की जानकारी ना हो। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आप उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन करने के दो विकल्प, दो ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना। जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपको आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। कैंडिडेट अंगूठा लगा के या आइरिस डिवाइस की मदद से इस बात की पुष्टि करता है कि जो आधार कार्ड आपने जमा कराया है वही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है या नहीं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स के माता पिता और डेट ऑफ बर्थ की मांग की जाती है, डेटा आपको भरना पड़ता है। तो वीएलईज इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी कोई जानकारी आप पोर्टल पे डाल रहे हो, ये चेक कर ले कि स्पेलिंग ठीक हो, वर्ड्स ठीक से लिखे गए हो, डेट ऑफ बर्थ में साल की या महीने की गलती ना हो रही हो। क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत चली जाती है तो आपका कैंडिडेट परीक्षा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी जानकारी आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही होगी और फिर वो कैंडिडेट की परीक्षा अप्रूव नहीं होगी, वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। तो सही जानकारी भरने के बाद एक तरीका यह है कि मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाए। दूसरा हम ऑप्शन आपको ये देते हैं कि आप मोबाइल के थ्रू भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको हर कैंडिडेट के पास एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप कैंडिडेट का रजिस्टर करोगे, मोबाइल नंबर चुनते ही उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने पे आप सक्सेसफुली कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करते समय हर कैंडिडेट के पास नया मोबाइल नंबर हो। एक मोबाइल नंबर से दो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ओटीपी जाता है और वो एक नंबर पे एक ही बार जाएगा। कैंडिडेट का सक्सेसफुल बायो ऑथ या मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होने के बाद बात आती है कि बच्चों को कैसे बढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करें, किससे करवाएं और क्या तरीका है ट्रेनिंग करने का। हर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एक यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होता है। उसके डैशबोर्ड में, कैंडिडेट के डैशबोर्ड में हमारे 22 भाषाओं में पीएमजी दिशा का कंटेंट मॉड्यूल्स के रूप में उपलब्ध है। इन मॉड्यूल्स में विभिन्न कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन जो संचार का माध्यम है, इंटरनेट से संपर्क कैसे कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या विभिन्न प्लेटफॉर्म जो इस वक्त मौजूद है उनका इस्तेमाल कैसे करें, ईमेल कैसे लिखें, और सबसे इंपॉर्टेंट कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैसे करें। इन सभी पर एक कुछ मॉड्यूल्स हमने ऑडियो वीडियो के रूप में रखे गए हैं। कैंडिडेट इनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैंडिडेट्स को समूह में, ग्रुप में भी पढ़ाई करवा सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा कैंडिडेट ज्यादा अच्छे से सीख पाए, आपको वो तरीका उपलब्ध करवाना चाहिए, वो तरीका फॉलो करना चाहिए। कैंडिडेट की परीक्षा से पहले आपको 3 बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले आता है इन्विजिलेटर रजिस्ट्रेशन। देखिए, इन्विजिलेटर वो व्यक्ति है जो कैंडिडेट की परीक्षा के दौरान आपके साथ उस वक्त सेंटर पे मौजूद रहेगा। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखता हो, चाहे वो स्कूल का कोई टीचर हो, बैंक का अधिकारी हो, पोस्टमैन हो, कोई भी सरकारी ऑफिसर आपको मिलता है तो आप उसे इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए उसका आपको आधार नंबर चाहिए होगा। एक व्यक्ति इन्विजिलेटर के रूप में एक ही सेंटर से काम कर सकता है। उसका आधार अगर कोई और सेंटर यूज करना चाहेगा तो वो नहीं रजिस्टर कर पाएगा। दूसरी बात, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैंडिडेट वेरिफिकेशन, परीक्षा से पहले कैंडिडेट की 2 एक्सरसाइजेस आपको करवानी पड़ती है। पहला, go@pmgdisha.mail.in पर कैंडिडेट की ईमेल आईडी से एक मेल आपको भिजवानी होती है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कैंडिडेट का मेल आईडी है और वो मेल लिखना और पढ़ना जानता है, उसको पता है कि कैसे ईमेल एक लिखते हैं, कैसे ईमेल के थ्रू संपर्क साधा जा सकता है। आपको तीसरा काम ये करना है कि कैंडिडेट की आईडी के से आपको ₹1 की 3
वर्चुअल ट्रांजैक्शंस करनी है, एक डमी ट्रांजैक्शंस करनी है। आपको इस बात में वहां पे बच्चे को सिखाना है, लाभार्थी को सिखाना है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती है, किस क्या क्या चीजें चाहिए होती है और किन बातों का खास ध्यान रखना होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। ये तीनों चीजें होने के बाद एक कैंडिडेट परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है और रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 10 दिन बाद कैंडिडेट की जो है आईडी एग्जामिनेशन के लिए, उस पे टेक एग्जाम का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाता है। परीक्षा वाले दिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्या आपके सेंटर पे इंटरनेट और बिजली की सुविधा रहे। अगर बिजली नहीं रहेगी, हम कैंडिडेट का फेस नहीं देख पाएंगे, उसकी फोटो ठीक से खींच नहीं पाएगी और कैंडिडेट एग्जाम के लिए अलाउ नहीं हो पाएगा। इंटरनेट भी अगर कम ज्यादा होता रहा तो एग्जाम करवाने में आपको भी दिक्कतें आएंगी। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें कि आपके पास इंटरनेट और बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में रहे। दूसरा, कैंडिडेट जब एग्जाम के दिन आ रहा है तो वो अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र लेके आ रहा हो, चाहे वो बैंक का पासबुक हो जिसमें उसकी तस्वीर लगी हो, वह पैन कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, उस वक्त उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। इस बात का और खास ध्यान रखें कि अगर कैंडिडेट परीक्षा के दौरान खुद एग्जाम दे रहा हो, किसी भी तरह की उसकी कोई मदद ना कर रहा हो। 1 घंटे की परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एक सवाल के 4 विकल्प होंगे। कैंडिडेट को एक सही विकल्प का चयन करना होगा। इन सब गतिविधियों के बाद आपको इस बात की पुष्टि करनी है कि सबसे पहले जो एग्जाम का प्रोसेस है, कैंडिडेट जैसे ही अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करेगा, इस बात की पुष्टि करेगा कि वही परीक्षा देने आया है या आई है, उसका आधार कार्ड की जांच की जाएगी, बायोमेट्रिक रूप से सर्वर से उसको जांचा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अपना फोटोग्राफ और जो पहचान पत्र वो लेकर आया है उसकी फोटोग्राफ खींच के दिखानी होगी। हमारे प्रॉक्टर्स इस वक्त लाइव जुड़े हैं, वो इस बात का चेक करेंगे कि कैंडिडेट का आधार कार्ड है और जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ है मैच करता है कि नहीं। यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखें कि कई बार हमने ये केसेस देखे हैं कि जब बच्चे का, लाभार्थी का आधार कार्ड बना था वो 10-15 साल का था, आज वो 20-22 साल का नौजवान या नवयुवती है और उसकी फोटोग्राफ मैच नहीं कर पाती। तो आप बताइए कि कितना मुश्किल है हमारे प्रॉक्टर्स के लिए ये जांच करना कि वो बच्चा वही व्यक्ति है जो आज एग्जाम देने आया है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, पहचान पत्र में जो भी तस्वीर आप दिखा रहे हो वो आज के कैंडिडेट के चेहरे से दिखती, मिलती जुलती होनी चाहिए। सेम यही, घूंघट में कोई किसी का एग्जाम ना करवाए, नकाब ना में एग्जाम ना करवाए, चश्मा, बड़ा चश्मा पहन के एग्जाम ना करवाए, टोपा पहन के जिसमें शक्ल नहीं दिख रही हो, ऐसी किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम के लिए ना बिठाएं, क्योंकि आपके कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिए कि कैंडिडेट अपने सवालों के जवाब खुद दे रहा हो, कोई इसकी मदद के लिए उसके आसपास ना बैठा हो। अगर कोई भी चीटिंग का केस हम यहाँ पकड़ते हैं, हमारे प्रॉक्टर्स पकड़ते हैं, तो आपके सेंटर को ब्लॉक या बंद भी कर दिया जाएगा और आपका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि पीएमजी दिशा की परीक्षा कैसे करनी है, कैंडिडेट्स को कैसे एनरोल करना है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जो काम आपको नहीं करने हैं। आपका डिवाइस, वेबकैम हमेशा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड होना चाहिए। आपके पास कैंडिडेट के आसपास कोई भी लिखित जानकारी ना हो जिसमें उसकी मदद मिल रही हो एग्जाम करवाने में। आपके लैपटॉप में अपडेटेड जावा के अलावा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट अपलोड ना हो जो रिमोट के थ्रू कैंडिडेट को परीक्षा दिलाने में मदद कर रहा हो, क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और परीक्षा स्टार्ट नहीं हो पाएगी। किसी भी तरह का गलत एंटीवायरस सिस्टम पे ना डाले, क्योंकि इसके अलावा भी एग्जाम का सिस्टम काम नहीं करेगा। इन्विजिलेटर जब भी परीक्षा हो रही है सिस्टम पे मौजूद रहेगा, चेक करता रहेगा कि एग्जाम ठीक से हो रहा है कि नहीं। किसी एक कैंडिडेट के स्थान पे दूसरे कैंडिडेट को ना बिठाएं। कैंडिडेट और स्क्रीन में कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उसकी शक्ल दिखती रहे। ये भी हो सकता है कि एग्जाम के दौरान प्रॉक्टर आपका एग्जाम पॉज करके बोले कि इधर देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, कीबोर्ड दिखाओ, तो आपको वो भी उसके निर्देशों का पालन करना है। किसी भी समय चैट बॉक्स में हमारे प्रॉक्टर्स से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करें, पाए जाने पे आपके सेंटर को ब्लॉक या बंद किया जा सकता है। तो ये तो मैंने बात करी पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अब हम अपनी स्टेट टीम से एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके की योजनाएं वो गुजरात और राजस्थान में प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे उनवेलीज के लिए कोई मैसेज अगर हमारी स्टेट टीम का है, कैसे काम करना है। अगर आपके भी कोई सवाल है, हम चैट बॉक्स देख रहे हैं, आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं। रोहित, आपसे बात करते हैं। गुजरात में एक बहुत बड़ा टारगेट अभी भी पेंडिंग है। एक तरफ वेलीज बात करते हैं कि हमारा टारगेट बढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमने अभी भी गुजरात में काफी बड़ा गैप किया हुआ है रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन के बीच में।
में। तो क्या मैसेज है आपका वीएलईज को, क्या आप कहना चाहेंगे, उनके सवालों के आप जवाब देना चाहेंगे? तो ओवर टू यू रोहित। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। मैम आपने जो इन्फॉर्मेशन जो वीएलई को दी है अच्छे से आपने सारे पॉइंट को कवर करके वो रोहित आपकी इन्फॉर्मेशन डाउन द आवाज लाइन नहीं दिया आ है। रही है। मैम आ रही है अभी आवाज? अभी आवाज आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है? हेलो रोहित आपसे दोबारा जुड़ेंगे, हम इस बारे में दोबारा बात करते हैं। असगर जी आपसे शुरू करते हैं, जब तक रोहित की आवाज हम दोबारा सुन पा रहे हैं। थैंक यू आप बताइए कि मैडम। आप कैसे। जी थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है मैडम? हेलो हेलो रोहित जी आप शुरू करिए, आप बताइए, आप शुरू करिए। मैं थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है रोहित जी? हाँ आपका आवाज आ रोहित रहा है जी असगर आप जी। शुरू करिए, आप बताइए। सभी सीएससी परिवार को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आज राजस्थान गुजरात के सभी वीएलई यहाँ पर लाइव हैं, तो मैं राजस्थान के वीएलईओ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनका जो ग्राम पंचायत का टारगेट्स पेंडिंग है, चाहे वो नंबर ऑफ कितने भी हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, वो अपनी ग्राम पंचायत का टारगेट जितना जल्द हो सके अपना पूरा कर लें, ताकि उस जीपी को कवर किया जा सके। और जो वीएलई भाई इसमें काम करना चाहता है इस योजना के अंदर, वो अपना सेंटर अपनी ग्राम पंचायत में लगाएं। उसको हम विद इन 3 डेज अप्रूव करके आपका सेंटर चालू करेंगे। और अपनी ही ग्राम पंचायत में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है अपनी ही ग्राम पंचायत में करें, इधर उधर के उसमें न आए। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ बातें करते हैं, उनके बहकावे में भी हमारे वीएलई भाई को नहीं आना है। और सही तरीके से जो हमारी गाइडलाइन, जो मैडम ने पूरा प्रोसेस आपको पीएमजी दिशा स्थापित से लेकर एग्जाम तक बताया है। मैडम आवाज आ रही है ना मैडम? जी 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 जो असगर जी बताया आवाज आ है रही है उसको आपकी। उसको पूरा गाइडलाइन प्रोसेस से करते हुए आप अपने ग्राम पंचायत के टारगेट्स को पूरी कोशिश करें कि फरवरी मार्च के अंदर जो कम बचा हुआ है उसको पूरा करें। इसके अलावा मैं जो सेंटर्स अभी रिसेंटली कुछ ब्लॉक हुए थे, कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि नहीं होंगे, बंद हो जाएगा, तो उसके अफवाहों में नहीं आए। जो सेंटर सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, उसको हम लगातार एक्टिव कर रहे हैं। अगर आपका सेंटर अभी भी किसी बचा हुआ इनएक्टिव है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके वेरीफाई करा के आप इंटीमेट करिए। हम उसको विद इन ए डेज से उसी दिन उसको एक्टिवेट कर देंगे। और जो पेमेंट का इशू आ रहा है, पेमेंट भी जिनका सही तरीके से काम हुआ, कुछ है कि लोगों ने कुछ गलत किया उसकी वजह से उनका होल्ड कर दिया, लेकिन अब वो भी नहीं है। जिनका सही प्रोसेस से काम हुआ उनका आ गया, जिनका वेरिफिकेशन सही पाया गया है, तो पेमेंट का भी अब कोई इशू नहीं है। तो कोई भी वीएलई भाई से परेशान नहीं हो कि हमारा क्या होगा, कैसे आएगा, उस तरह की बातों में नहीं आए। तीसरा जो अब हमारा अभी टारगेट रिसेंटली मैनेजमेंट ने दिया है कि हमें 4 लाख सर्टिफिकेशन फरवरी मार्च के अंदर करने हैं, तो मैं सभी वीएलईओ से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो अपने ड्राइव्स हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसको जितना मैक्सिमम हो सके अब 2 महीने के अंदर हमारा आप सबसे मिलकर हम इसको पूरा करेंगे। ये मैं मैडम को आश्वस्त करता हूँ कि हम सब मिलकर इसको पूरा कर लेंगे। थैंक यू मैडम। जी असगर जी थैंक यू सो मच। रोहित अब आपसे बात करते हैं गुजरात के वीएलई से, अगर आपको कोई मैसेज देना है, आप उनसे कहना चाहते हैं तो। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी रोहित बताइए। ओके, थैंक यू मैम। मैम आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया सारा डिटेल में दिया है, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपने दिया है। तो मैं गुजरात के वीएलई के जैसे बात हो रही है, तो मैं गुजरात के वीएलई से गुजराती में बात करूंगा। તો બધા વીએલઈ મિત્રોને નમસ્કાર। મારું નામ રોહિત પટેલ છે અને આપણે ગુજરાતમાં જે પીએમજી જે વાત કરીએ તો મેડમે બધી ડિટેલ જે ઇન્ફોર્મેશન જે આપી છે હરેક પોઈન્ટ, તો કઈ રીતે આપણે સેન્ટર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, કઈ રીતે આપણે સ્ટુડન્ટનું ઈમેલ વેરિફિકેશન કરવાનું છે અને કઈ રીતે આપણે સર્ટિફિકેશન કરવાનું છે। અને એક સ્ટુડન્ટને આપણે સર્ટિફિકેશન કરવા માટે 300 રૂપિયા સરકાર આપણને આપી રહી છે, સીએસસી થ્રુ આપણને સરકાર આપી રહી છે। તો એક પંચાયતમાં આપણે 300 લોકોનો ટાર્ગેટ છે, તો 90,000 રૂપિયા ની ઇન્કમ, સારી એવી ઇન્કમ આપણે કરી શકીએ છીએ।
તો બધા વીએલઈ મિત્રને રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાનો જે આઈડી છે ટ્રાન્ઝેક્શન વાળો, તો એમાં એ પીએમજીએસઆઈ સેન્ટર એપ્લાય કરી શકે છે. અને જે પીએમજીએસઆઈ ની જે ગાઈડલાઈન છે, જે મેડમે આપણને ડિટેલમાં કીધી છે, તો કઈ કઈ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પીએમજીએસઆઈમાં વધારે એવો નંબર કરવાનો છે. જો નંબરની હું વાત કરું તો ગુજરાતનો જે ટાર્ગેટ હતો 24,97,000 જે ગુજરાતને ટાર્ગેટ મળ્યો હતો સરકાર તરફથી, એમાં આજની તારીખમાં 7 લાખ સર્ટિફિકેશન ગુજરાતને કરવાના બાકી છે. તો એનો મતલબ કે 21 કરોડ રૂપિયાની રકમ હજી પણ ગુજરાતના વીએલઈ ને મળી શકે તેમ છે. તો આ એક નાની રકમ નથી, આ એક મોટી રકમ છે. તો જો બધા વીએલઈ આમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે તો આપણને જે ટાર્ગેટ મળ્યો છે તો એ પણ આપણે એચીવ આસાનીથી કરી શકીશું કે બધા વીએલઈ કામ કરશે તો નંબર મોટો છે, પણ જો બધા વીએલઈ સરખો ભાગ કરશે તો આપણને આ નંબર આસાનીથી આપણે એચીવ કરી શકીશું. બીજી વસ્તુ કે અત્યારે બહુ બધું રૂમર્સ ચાલી રહ્યું છે કે પીએમજીએસઆઈ માર્ચમાં પતી જવાનું છે. તો એવું નથી. આ જે નંબર જે છે, આપણે સારું કામ કરીશું તો આપણને આ નંબર વધીને પણ આવી શકે છે. તો બધા વીએલઈ મિત્રને રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાના ગ્રામ પંચાયતમાં જે રજીસ્ટ્રેશન કરે છે, જે મેડમે આપણને કીધું, તો એ પ્રમાણે દરેક ગાઈડલાઇન્સનું આપણે પાલન કરવાનું છે. અને વીએલઈ એમાં સારું એવું કામ કરે અને સારી એવું ઇન્સેન્ટિવ એમને ઇન્કમ મળી શકે તેમ છે. બીજી વસ્તુ કે મેડમે જે રીતે કીધું કે જે લોકોનું તમે રજીસ્ટ્રેશન કરવાના છો તો એની જે લિસ્ટ બનાવવાનું છે પંચાયત ડોક્યુમેન્ટ, તો એ પંચાયત ડોક્યુમેન્ટ છે કે એફિડેવિટ છે, એ તમારે તમારા પોર્ટલમાં અપલોડ કરવાનું છે. બીજી વસ્તુ કે તમારું સેન્ટર જો બ્લોક થયેલું છે અને હજી ડિસેબલ છે, તમે પ્રોપર ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરી છે, તો તમે આજે જ તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમનો કોન્ટેક્ટ કરો, એમનું તમારું સેન્ટર વેરિફિકેશન કરાવો, જરૂરી જે દસ્તાવેજ જરૂર પડતા હોય તો એ ફોટોગ્રાફી અને તમારા સેન્ટરની વિઝિટ કરશે અને વેરીફાઈ કરશે. અને જો ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તમે કામ કરેલું હશે તો તમારું સેન્ટર જે બ્લોક છે એ આપણે એને એચઓમાં વાત કરી એને આપણે ઓપન કરાવીશું. ઓકે. અને જે પણ તમારા ક્વેશ્ચન જે છે, તો મારો નંબર મોસ્ટલી બધા વીએલઈ જોડે હોય જ છે, તો તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમ જોડે પણ કોન્ટેક્ટમાં રહીને આપણે જે વધારે કામ કરવાનું છે. તો જે પણ ડ્રાઈવ હોય છે, તો જે રીતે મેડમે કીધું કે દર ગુરુવારે આપણે રજીસ્ટ્રેશન અને સર્ટિફિકેશન ડ્રાઈવ હોય છે, તો એમાં મેક્સિમમ વીએલઈ પાર્ટિસિપેટ કરે અને આપણે મેક્સિમમ નંબર જે આપણે ટાર્ગેટ બાકી છે આપણે એને પૂરો કરવાનો છે. ઓકે. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू रोहित. अभी मुझे लगता है कि गुजरात और राजस्थान के वीएलईज में जरूर एक एनकरेजमेंट आया होगा कि जब उन्होंने अपने अधिकारियों से सुना कि प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं हो रहा है, चलता रहेगा. जो आईडीज बंद हुई है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और हमारी टीम लगातार जांच कर रही है, हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम लगातार फील्ड पे जांच कर रही है और आपके ट्रेनिंग सेंटर का ठीक सेटिस्फैक्टरी पाने पे आपके आईडी को अप्रूव किया जा रहा है, उनका पेमेंट भी रिलीज किया जा रहा है. तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली थर्सडे ड्राइव में जो पीएमजी दिशा की ड्राइव होगी, गुजरात और राजस्थान से में अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे. वेरीज बढ़ चढ़ के परीक्षा करवाएंगे और जल्द से जल्द, जैसा बताया गया कि जो टारगेट आपको दिया गया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे. तभी हम नया टारगेट भी लेके आएंगे, तभी उन ग्राम पंचायत में और काम करने का मौका मिलेगा. लेकिन सबसे पहले हमें अपना मौजूदा टारगेट समय पर पूरा करना होगा. इस उम्मीद के साथ गुजरात और राजस्थान में आज की जो ट्रेनिंग सफल रहेगी, हमारे अधिकारी और अच्छे से अपनी टीम के साथ बात करेंगे और वीएलई एग्जाम भी काउंट बढ़ाएंगे और जल्दी हमें नंबर्स भी देखने को मिलेंगे. इसके साथ ही हम सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं. सभी वीएलईज का अपना समय देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू राजस्थान, गुजरात टीम, असगर जी थैंक यू, रोहित थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.